सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 11। बच्चों, पाठ 11 था रचनात्मक कार्य। बच्चों, रचनात्मक कार्य में हमने एक कहानी पढ़ी थी और वह कहानी हमें रिक्त स्थान के रूप में दी गई थी। उसे हमने भरा और कहानी पूरी करो के अंतर्गत हमने इस कहानी को लिखा। मैंने आपको सुनाया, उस कहानी को आपको मैंने विस्तार से भी सुनाया और उसके बाद फिर हमने अभ्यास को किया था। तो अभ्यास हमारा था कहानी पूरी करो। इस कहानी को हमने पूरा करके अपनी कार्य पुस्तिका में लिखा था। तो बच्चों, चलिए जो भी हमने पिछले वीडियो में किया था उसे एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आप सभी जानते हो कहानियाँ सुनाना और सुनना अच्छी बात है, क्योंकि कहानियों के जरिए हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में एक कहानी पढ़ी थी और उस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, इस कहानी में एक कौवा था जो दर दर भटक रहा था। क्यों भटक रहा था बच्चों? क्योंकि उसे प्यास लगी थी। उस साल गाँव में बहुत भीषण गर्मी पड़ी थी और गर्मी की वजह से जो था सूखा पड़ गया था। तो बच्चों, सूखा पड़ने की वजह से जितने भी पानी के स्रोत थे, नदी थे, तालाब थे, सब सूख गए थे, जिसकी वजह से कौवे को बहुत परेशान होना पड़ा। इधर उधर पानी की तलाश में भटकना पड़ा और एक समय ऐसा आ गया था कि कौवे को लगा अब उसे पानी नहीं मिलेगा और वह बिना पानी के या प्यासा मर जाएगा। तो बच्चों, आप सभी जानते हो कि पानी से कौवे को मिला। कौवे को इधर उधर भटकने पर एक घड़ा मिला और घड़ा मतलब आप सभी जानते हो, घड़ा एक बर्तन होता है जो मिट्टी का बना होता है। उसमें हम पानी रखते हैं और पानी हमें रखा हुआ, उस घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा रहता है, इसलिए हम घड़े में रखकर पानी पीते हैं। उसका स्वाद भी अच्छा लगता है हमें। तो यहाँ पे जो घड़ा था, वो घड़ा तो कौवे को मिला, उसे देखकर उसे राहत मिली कि चलो मुझे पानी मिल गया और मैं पी करके तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन जब वो घड़े के पास पहुंचा तो घड़े में पानी तो था, पर पानी एकदम घड़े के निचले हिस्से में था, यानी कि पेंदी में था। पेंदी मतलब घड़े के निचले हिस्से को हम पेंदी कहते हैं और उस हिस्से में था जहाँ तक उसकी चोंच नहीं पहुँच पा रही थी। इस वजह से कौवा एक बार फिर निराश हो गया और वह पानी नहीं पी पाया। फिर उसके बाद कुछ देर वो बैठा और बैठ के सोचने लगा कि किस तरह से वो पानी पी सके। उसके बाद उसने बगल में पड़े कुछ कंकड़ को देखा, कुछ कंकड़ पड़े थे बगल में, उनको देखा और उसने सोचा कि क्यों ना इस कंकड़ को मैं घड़े में डालूं और घड़े में डालने की वजह से पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा और मैं आराम से पानी पी सकता हूं। और उसके बाद फिर उसने वही किया। किसी तरह से उसने हिम्मत जुटाई और उठ करके एक एक कंकड़ उठा करके अपने चोंच में पकड़ करके उसने घड़े में डालना शुरू किया। इस तरह से बच्चों, एक समय ऐसा आया कि घड़े का पानी एकदम ऊपर आ गया और कौवा पानी पिया और वहाँ से खुशी खुशी उड़ गया। तो बच्चों, यह थी कहानी। यह कहानी हमें शॉर्ट में दी गई है, यानी कि वाक्यों में दी गई, कुछ वाक्यों में दी गई है या पंक्तियों में दी गई है। इन पंक्तियों में कुछ शब्द नहीं है। हमने जो भी अभी पढ़ा उस आधार पर यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों की मदद से हमने इस कहानी को पढ़ा था और पूरा किया था। तो कहानी थी हमारी प्यासा कौवा, जो हमने अपने पिछले कहानी नंबर 1 थी। कहानी नंबर 1, शीर्षक है प्यासा कौवा, प्यासा कौवा। और हमें इसे करना है कहानी पूरी करो के अंतर्गत करना है। तो हम यहाँ करेंगे नीचे लिखे शब्द भी दिए गए हैं। शब्दों की सहायता नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी न पर बड़ी की मात्रा नी, पूरी पर बड़े की मात्रा पूरी करो। तो बच्चों, यह कार्य हमने पिछले वीडियो में किया था। चलिए, कार्य मैंने लिख दिया, अब हम इसे बुक में पढ़कर दोहराते हैं। हम पूरी कहानी को नहीं लिखेंगे। तो ये था हमारा पिछले वीडियो में किया गया कार्य। इसमें हमने कहानी मैंने आपको पूरी सुना दी थी। कहानी आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब उस आधार पे इस कहानी को हम पूरा करेंगे। यहाँ पे शब्द भी हमें दिए गए हैं। आप अपने पृष्ठ संख्या
41 या 41 में देख सकते हैं बच्चों, आपकी बुक में पेज नंबर 41 में आप देख सकते हैं। कहानी दी गई है, जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाया। नीचे लिखे शब्दों से कहानी पूरी करो। पहला वाक्य था, अब शब्द पहले हम पढ़ लेते हैं। यहाँ जो नीचे शब्द दिए गए हैं वह शब्द कुछ इस प्रकार है, घड़ा, पानी, प्यासा, कंकड़, ऊपर। अब इन सभी शब्दों की मदद से हमें यहाँ दिए गए अधूरे वाक्यों को पूरा करना है। तो कहानी जो मैंने आपको भी सुनाई, उसी कहानी को यहाँ पे संक्षिप्त यानी शॉर्ट में दिया गया है और पंक्तियों में दिया है। तो यहाँ पे 4-5 पंक्तियों के रूप में दिया गया है। तो एक कौवा बहुत डैश था। एक कौवा बहुत क्या था बच्चों? एक कौवा बहुत, पहले वाक्य में हम लिखेंगे प्यासा, पहले वाक्य में हम लिखेंगे प्यासा और वाक्य पूरा हो जाएगा। वाक्य है एक कौवा बहुत प्यासा था। दूसरी पंक्ति है 2, दूसरी पंक्ति में बच्चों 2 में हम लिखेंगे जंगल में उसने एक डैश देखा। तो जंगल में उसने एक क्या देखा? घड़ा देखा। तो हम यहाँ लिखेंगे घ और ड़ पे आ की मात्रा ड़ा, घड़ा। जंगल में उसने एक घड़ा देखा। उसके बाद तीसरा है बच्चों, घड़े में डैश थोड़ा था। घड़े में क्या थोड़ा था? पानी। तो हम यहाँ लिखेंगे घड़े में पानी थोड़ा था। तो हम यहाँ पा, न पर बड़ी की मात्रा नी, पानी लिखेंगे और वाक्य को पूरा करेंगे। उसके बाद आप पृष्ठ बदलिए। यहाँ पे पिछले उसके पीछे वाले पन्ने पे बच्चों है चौथा वाक्य, कौवे ने घड़े में डाले। कौवे ने क्या डाले बच्चों? घड़े में कंकड़ डाले। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 में क पे बिंदी, कंकड़। कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले। उसके बाद 5वां वाक्य है, 5वां वाक्य हमारा है पानी डैश आ गया। तो बच्चों क्योंकि घड़े में पानी एकदम नीचे था, कंकड़ डालने की वजह से पानी ऊपर आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे ऊपर। और छठे में हम लिखेंगे, छठे में हमें कुछ नहीं लिखना है, वो वाक्य पूरा है। तो बच्चों कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। तो हमारी कहानी पूरी हो गई बच्चों। पहला वाक्य एक बार फिर पढ़ते हैं। एक कौवा बहुत प्यासा था। जंगल में उसने एक घड़ा देखा। घड़े में पानी थोड़ा था। कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले। पानी डैश आ गया, ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। तो बच्चों इस तरह से कौवे ने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो बच्चों यह थी कहानी जो हमने पढ़ा। और उसके बाद जहाँ पे कहानी से संबंधित जो अभ्यास दिया था हमने, उसको भी पूरा कर लिया, कहानी पूरे करो के अंतर्गत। अब बच्चों आप इस कहानी को याद करोगे और अपनी कार्यपुस्तिका में लिखोगे, हेडिंग डालोगे, नीचे लिखे शब्दों की सहायता से कहानी पूरी करो। अब फिर उसके बाद आप शब्द लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपके पिछले वीडियो में लिख करके दिया है। तो आप यहाँ पे नीचे शब्द लिखेंगे और उसके बाद शब्दों के नीचे आप एक एक करके 6 पंक्ति दी गई है, 6 पंक्ति को लिखेंगे और जो रिक्त स्थान है वहाँ पर शब्दों को लिख करके कहानी को पूरी करेंगे। तो बच्चों ये थी कहानी। हमने कहानी पढ़ ली और आपको समझ में भी आ गई होगी। हमने उसको एक बार दोहरा भी दिया। अब बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बच्चों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोशिश करने से हमेशा हम अपने काम में सफल होते हैं। मतलब अगर हम प्रयत्न करें तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। मतलब एक समय ऐसा था जब कौवे को लग रहा था कि अब उसे पानी नहीं मिलेगा, और जब मिला भी घड़ा उसे तो उसमें भी पानी नीचे था। तो वह हिम्मत हार चुका था। उसे लग रहा था कि अब वो प्यासे मर जाएगा, उसको पानी नहीं मिलेगा। लेकिन उसने कोशिश किया, उसने प्रयत्न किया, उसके कठिन परिश्रम की वजह से उसे पानी पीने को मिला। उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। तो बच्चों मेहनत करने से हमेशा हमें सफलता मिलती है। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने से कभी ना कभी हमें सफलता मिलेगी। तो बच्चों यह थी हमारी कहानी। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का अगला अभ्यास। तो बच्चों हमारा आज का अभ्यास है, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा अगला जो पाठ है वह है अनुच्छेद लेखन। अब अनुच्छेद लेखन का मतलब क्या होता है बच्चों? चलिए हम पढ़ते हैं कि अनुच्छेद लेखन का मतलब क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि अनुच्छेद लेखन का मतलब क्या होता है। तो हमारा अगला पाठ है अनुच्छेद 1, पृष्ठ संख्या आपकी किताब का 45, पृष्ठ संख्या है 45। अनुच्छेद, न पर छोटे की मात्रा, आधा छ पर एक की मात्रा और द, अनुच्छेद।
और ये अनुच्छेद 1 है। ये पहला अनुच्छेद है जो हम लिखने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि अनुच्छेद का मतलब क्या होता है। तो बच्चों कोई भी चीज़, या तो हम किसी वस्तु को देख करके, या फिर मतलब चित्रों को देख करके, या फिर हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें दिया गया है, कोई शीर्षक दिया गया है, उस शीर्षक के आधार पर हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, अपने दिमाग में उसके बारे में सोचते हैं और कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं। और पंक्तियाँ हम एक नियम से लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ उस चीज़ के उस वस्तु के बारे में या उस नाम के बारे में है वो लिखते हैं, फिर धीरे धीरे हम और भी बातें उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद बच्चों जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो उसे पंक्तिबद्ध तरीके से लिखते हैं, यानी पॉइंट्स में लिखते हैं। एक के बाद एक पंक्तियों को लिखते हैं, सबसे ऊपर सबसे मुख्य चीज़, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उसकी कम मतलब बाकी चीज़ें उसके बारे में लिखते हैं, और ऊपर सबसे शुरू करते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और उसके बाद आखिर में हमारे विचार उसके लिए क्या है, या फिर हमसे वो किस तरह से जुड़ा है। मतलब हम उसे बहुत, अगर ऐसी चीज़ है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं या फिर वो बहुत प्रिय है, वैसा कुछ वाक्य लिखते हैं, या फिर जो वस्तु है उस हिसाब से हम उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद बच्चों जो पंक्ति हम लिखते हैं वो बहुत छोटी छोटी होनी चाहिए, हमें बहुत बड़ी पंक्ति नहीं लिखनी चाहिए। कोई भी चीज़ के बारे में अगर हम लिख रहे हैं तो पंक्ति बहुत छोटी होनी चाहिए, सरल भाषा में होनी चाहिए, जो कि ताकि जो भी हमारे अनुच्छेद को पढ़ रहा है वो आसानी से समझ जाए। फिर उसके बाद बच्चों किसी भी वाक्य को दोहराना नहीं चाहिए, मतलब एक ही तरह के वाक्य को बार बार नहीं लिखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा कोई वाक्य नहीं लिख रहे जो कि एक जैसा है, तो जो भी वाक्य हो अलग अलग हो, एक जैसा वाक्य ना हो। और उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स है या यह कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान रख करके हम एक अच्छा सा अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला जो हमारे बुक का अनुच्छेद है वो है मेरा घर। तो हम पहले एक उदाहरण के तौर पे इसको लिख करके समझेंगे, उसके बाद फिर आगे हम और भी कई अनुच्छेद एक एक करके लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पहला अनुच्छेद जो आपकी किताब में है वो है मेरा घर। मेरा घर ऐसा शीर्षक है बच्चों जो सभी के लिए ज़्यादा सुना है। आप सबके घर में रहते हैं, सबके पास अपना घर होगा, किसी के पास छोटा होगा, किसी के पास बड़ा होगा, लेकिन हर इंसान के पास घर होता है जिसमें वो रहता है। इंसान ही क्या, पशु पक्षियों के पास भी घर होता है, आप सभी जानते हो। तो घर ऐसी चीज़ है जो भी सजीव चीज़ें होती हैं यानी लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको रहने के लिए एक आसरा चाहिए होता है और उसे हम घर कहते हैं। चाहे वो पेड़ हो, अगर पशु पक्षी है तो कोई पेड़ पे रहता है, कोई पेड़ के नीचे रहता है, कोई पेड़ के तने में रहता है, या कोई बाकी जानवर है कोई गुफा में रहता है, कोई झाड़ियों के पीछे रहता है। मतलब कहीं ना कहीं कोई हर सजीव चीज़ रहती है। उसे अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को मौसम से बचाने के लिए, अलग अलग तरह के मौसम से बचाने के लिए, या फिर पशु पक्षी जंगली जानवरों से बचाने के लिए, यानी कि पशु पक्षियों को भी अपने आप को एक दूसरे से बचाना होता है। इसलिए उनको भी घर की ज़रूरत होती है, किसी भी तरह की एक शेड या शेल्टर की ज़रूरत होती है। लेकिन हम जो इंसान होते हैं, हमारा घर कुछ खास होता है जिसे हम अपना घर कहते हैं। वैसा ही हमारा शीर्षक है मेरा घर। तो आज हम अपने घर के बारे में लिखेंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक चित्र भी बना हुआ है। देखिए ये जो बच्ची है ये अपने घर के बारे में बता रही है, वो अपने घर के बारे में लिख रही है। इसी तरह हम भी अपने अपने घर के बारे में लिखेंगे। तो हम हमारा घर जैसा है उस हिसाब से लिखेंगे। अगर छोटा घर है तो छोटा लिखेंगे, बड़ा घर है तो बड़ा लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ घर में क्या है, तो सबसे पहली चीज़ तो साइज़ ही होती है। तो अगर हमारे पास घर है तो कैसा है, अगर हमारा घर छोटा है तो हम छोटा, मेरा घर बहुत छोटा है, या मेरा घर बड़ा है तो मेरा घर बहुत बड़ा है, इस तरह से लिखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो देख करके हमें समझ में आता है घर को। उसके बाद उसमें कितने कमरे हैं ये लिखेंगे। उसके बाद उसके एक एक करके मतलब हम घर के बारे में जो भी चीज़ें जानते हैं वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे। और आखिर में हमें वो घर कितना पसंद है या किस तरह से हम उस घर से जुड़े हैं ये बात लिखेंगे। तो बच्चों अनुच्छेद लेखन का मतलब एक बार फिर मैं बताती हूँ। अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है किसी भी विषय पर कुछ पंक्तियाँ लिखना। और जो विषय होता है वो चित्र देख करके भी हम लिख सकते हैं। अनुच्छेद चित्रों के द्वारा भी लिखा जा सकता है। अगर हमें कोई चित्र दिया जाता है और कहा जाए कि इस चित्र को देखकर इसके बारे में लिखो, जैसे घोड़े का चित्र दे दिया, घर का चित्र दे दिया, बाघ का चित्र दे दिया, तो हम उसे देख करके उसके बारे में लिख सकते हैं। या फिर हमें शीर्षक दे दिया जाए और कहा जाए कि भाई ये शीर्षक है, इसके बारे में आप कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो कुछ पंक्तियाँ लिखना
लिखना, पंक्तिबद्ध तरीके से लिखना, मतलब पॉइंट वाइज लिखना और लाइन से लिखना, और उसके बाद किसी भी वाक्य को या को दोहराना नहीं चाहिए। हम कभी भी जब भी अनुच्छेद लिखते हैं तो किसी चीज़ को दोबारा नहीं लिखते। उसके बाद बच्चों जब भी हम अनुच्छेद लिखते हैं छोटे छोटे वाक्य लिखते हैं, और सबसे पहला वाक्य सबसे ज़रूरी जो उस जो हम जिस चीज़ का अनुच्छेद लिख रहे हैं उसके बारे में जो भी सबसे ज़रूरी बात है उसको लिखते हैं, या सबसे मुख्य बात जो उसके बारे में है उसको लिखते हैं। और फिर उसके बाद ऐसा वाक्य होना चाहिए, भाषा होनी चाहिए कि सामने वाले को पढ़ने आराम से पढ़ के समझ में आए, मतलब भाषा सरल होनी चाहिए। तो बच्चों यह कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार मैंने फिर आपको बताया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। अब बच्चों हमारा शीर्षक है मेरा घर, तो अपने घर के बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे मेरा घर बहुत बड़ा है, या फिर लिखेंगे मेरा घर बड़ा है। तो पहला वाक्य छोटा सा सिंपल सा वाक्य है मेरा घर। आप देख सकते हो इस घर, यहाँ पे भी जो घर है आप चित्र में देख सकते हो, बहुत बड़ा सा घर है, इसमें गैरेज है और बड़ा सा अगल बगल उसके जगह है, पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। इसलिए ये जो बच्ची है ये कहती है मेरा घर बड़ा है, यानी कि मेरा घर बड़ा है। उसके बाद इसने में लिखा है मेरे घर में 4 कमरे हैं, तो आपके घर में 2 कमरा है आप 2 लिखोगे, 3 कमरा है 3 लिखोगे, 4 कमरा है 4 लिखोगे। तो दूसरी चीज़ घर की मुख्य चीज़ होती है कमरे, तो हर घर में कमरा होता है। अब कितने कमरे हैं ये हमें बताना है कि मेरे घर में 3 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, 4 कमरे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जितने कमरे आप उतने लिख सकते हो। उसके बाद घर के बाहर नीम का पेड़ है, तो आप उसके बाद घर के आसपास के बारे में बताओगे। मेरे घर के पास छोटा सा बगीचा है, मेरे घर के पास एक नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, जो भी है वो चीज़ आप बताओगे, या कुछ और चीज़ आप बताना चाहते हो वो भी आप बता सकते हो। उसके बाद हम अपना घर साफ रखते हैं, तो साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है, और यह भी एक हमारे घर का हिस्सा है कि हम जिस घर में रहते हैं, जहाँ हम अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं, वह घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। यानी कि हम जिस घर में रहते हैं उसकी साफ़ सफाई रखते हैं, और साफ़ सफाई रखने का मतलब हम कितने उस घर से जुड़े हुए हैं ये भी हमें बताता है। क्योंकि हम अपने घर को किसी चीज़ को साफ़ सुथरा रखते हैं, यानी कि हम बहुत उससे जुड़े हुए, बिल्कुल जुड़े होना चाहिए, क्योंकि हम अपना ज़्यादातर समय अपने घर में लगाते हैं। अगर घर साफ़ नहीं रहेगा तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हमको अच्छा नहीं लगेगा उस घर में रहना। तो घर अच्छा रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, तभी हम उस घर में सुख से या खुश रह सकते हैं। उसके बाद मुझे अपना घर अच्छा लगता है, तो आखिरी वाक्य जैसे कि मैंने बताया कि हम उससे किस तरह से जुड़े हैं, उस जो भी विषय है उससे हम किस प्रकार जुड़े हैं, ये चीज़ हमें लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों इस बच्चे ने अपने घर के बारे में लिखा है। तो चलिए हम एक बार इन पंक्तियों को लिखते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से इस विषय पे हम एक अच्छा सा अनुच्छेद लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे अपने मन से कुछ अनुच्छेद लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे है हमारा आज का शीर्षक है मेरा घर, और सभी का घर होता है, इसलिए इस विषय से आप सभी परिचित हो, आपको लिखने में कठिनाई नहीं होगी। तो आप लिखेंगे मेरा, म पर एक की मात्रा में, र पर आ की मात्रा रा, घर। आप बड़ा की जगह बहुत सुंदर भी लिख सकते हो, मेरा घर बहुत सुंदर, यह भी लिख सकते हो। तो मेरा घर ब, र पर आ की मात्रा रा है, मेरा घर कैसा है, बड़ा है। उसके बाद हम लिखेंगे मेरे घर में, मेरे घर में, म पर एक की मात्रा में, 4 कमरे, ग म र पर एक की मात्रा रे हैं, मेरे घर में 4 कमरे हैं। मेरे घर में कितने कमरे हैं, 4 कमरे हैं। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे कि घर के बाहर, बाहर एक छोटा सा, एक छोटा, छ पे ओ की मात्रा, छोटा सा बागीचा है। चलो हम बागीचा लिख देते हैं, ठीक है। आम का पेड़ भी लिख सकते हैं, या एक बड़ा सा पेड़ है लिख सकते हैं। घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा है, या बगल में भी लिख सकते हैं, बाहर की जगह हम बगल में भी लिख सकते हैं। घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा, सॉरी ये बगीचा हो जाएगा, बगीचा, बगीचा है। तो घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा है।
उसके बाद हम लिख सकते हैं हम अपना घर साफ रखते हैं, सभी अपना घर साफ रखते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे 4 में आप लिखेंगे हम, प न पर आ की मात्रा अपना, घर साफ रखते, ख त पर एक की मात्रा ते हैं, हम अपना घर साफ रखते हैं। उसके बाद आखिरी है सभी को अपना घर पसंद होता है, तो हम लिखेंगे मुझे अपना, न पर आ की मात्रा ना, अपना घर अच्छा, आधा छ पर आ की मात्रा अच्छा, लगता पर आ की मात्रा ता है, मुझे अपना घर अच्छा लगता है। अब बच्चों यह कुछ वाक्य हैं, जैसे कि 5 वाक्य। इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ पंक्तियां लिखी विषय मेरा घर के बारे में। तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये हमारा पहला अनुच्छेद है, जहाँ पे हमें चित्र दिया गया है और एक लड़की है जो घर को दिखा रही है। वो घर किसका है? लड़की का है। तो अपने घर के बारे में चित्र के दिखाते हुए बता रही है। तो बच्चों क्योंकि यहाँ पे चित्र दिखा करके वो बता रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहला वाक्य लिखेंगे कि यह मेरा घर है या फिर मेरा घर बड़ा है। तो यहाँ पे हम पहले वाक्य में यह भी लिख सकते थे कि यह मेरा घर है, क्योंकि यहाँ पे चित्र दिखा करके वह बता रही है कि यह मेरा घर है। तो सबसे पहला वाक्य इसमें लेके लिखा है यह मेरा घर बड़ा है, तो ये भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं यह मेरा घर है, या फिर मेरा घर लाल रंग का है, मेरा घर लाल और हरे रंग का है, मेरा घर गुलाबी या पीले रंग का है। तो जो भी रंग आपके घर में अपने करवाया है उस रंग के हिसाब से भी अपने घर को आप बता सकते हैं। मेरा घर बहुत सुंदर है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तो बच्चों बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो अगर आप किसी भी विषय पर लिख रहे हैं तो आपके अनुसार आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ बहुत मुख्य है वही अपने हम उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में लिख रहे हैं वो पॉइंट लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है जो हमारे घर के बारे में हमको बहुत मुख्य लग रहा है वो हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ये पूरा घर देख रहे हैं और अपना घर दिखा करके कह रहे हैं कि यह मेरा घर है, तो यहाँ पे हम यह मेरा घर भी लिख सकते हैं, या मेरा घर बहुत बड़ा है लिख सकते हैं, मेरा घर बहुत सुंदर है लिख सकते हैं, मेरा घर लाल और हरे रंग का है, और इस तरह से हम कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये लड़की भी अपने घर को दिखाते हुए कह रही है कि यह मेरा घर बड़ा है। उसके बाद मेरे घर में, और उसका दूसरी बात है घर के बारे में, जो घर के बाद जो आती है वो उसके घर में कमरे हैं। बच्चों आप सभी जानते हो कि घर है तो उसमें बहुत सारे कमरे होंगे, बहुत सारे, यानी 2 3 एक भी कमरा है तो भी हम उसके बारे में बताएंगे। तो कमरा पहला मुख्य चीज़ घर का होता है, क्योंकि कमरे ही घर में नहीं होंगे तो हम कहाँ रहेंगे। तो जो घर का दूसरा मुख्य मतलब घर कैसा दिखता है या कितना बड़ा है के अलावा जो दूसरी मुख्य बात है वो है उसके घर में कमरे का होना। तो यहाँ पे हम दूसरे वाक्य में हमने लिखा है मेरे घर में 4 कमरे हैं। तो हमने पहले वाक्य में लिखा कि मेरा घर बड़ा है, छोटा सा वाक्य है, लेकिन सबसे पहले हमने ये बात हमारे घर के बारे में कही कि हमारा घर कैसा है। मेरा घर बड़ा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप और भी कई पॉइंट्स लिख सकते थे। आप लिख सकते हो मेरा घर, जो भी रंग का आपने अपने घर में रंग करवाया है उस रंग के आधार पे भी बता सकते हो मेरा घर इस रंग का है, या फिर मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरा घर अगर समुद्र के किनारे है तो समुद्र के किनारे है, मेरा घर बड़े से मॉल के पास है, ऐसा भी लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से लिखना चाहते हो। और उसके बाद फिर ऐसा कुछ लिखेंगे जिससे आपके घर का मतलब एकदम सटीक चित्र आपके, यहाँ तो हम चित्र देख रहे हैं इसलिए भी हमको समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसी कोई पॉइंट लिखें कि हमें लगे कि हम उस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद बच्चों मेरे घर में जितने भी कमरे हैं, सबके घर में जैसे कमरे तो होते नहीं हैं, 2 कमरा है, 1 कमरा है, 4 कमरा है, मेरे घर में इतने कमरे हैं। उसके बाद आप लिख सकते हो, अगर आपको और भी कुछ पंक्तियाँ लिखनी है तो आप लिख सकते हो हर कमरे में खिड़की और दरवाजे हैं, हर कमरे में खिड़की और दरवाजे हैं, ये भी आप लिख सकते हो।
उसके बाद है घर के बाहर एक छोटा सा बागीचा है। तो आप सभी जानते हो कि बहुत सारे ऐसे घर आजकल होते हैं जिसमें के अगल बगल जो जगह होती है उसमें हम छोटा सा बगीचा लगा लेते हैं या पेड़ लगा लेते हैं। बहुत सारे गमलों में छोटे छोटे, अगर कम जगह होती है तो आजकल हम गमलों में भी छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा लेते हैं। तो इससे घर भी सुंदर लगता है और वातावरण में भी पेड़ों की वजह से हवा शुद्ध होती है। आसपास घर के हवा होने से शुद्ध हवा हमें मिलेगी, हमारे आसपास घर के हवा होगी। तो अगर आपके घर भी आसपास में पेड़ है तो आप ये भी बता सकते हो मेरे घर के पास एक बड़ा सा पेड़ है या बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और बहुत सारे गमले हैं या छोटा सा बागीचा है। तो जो भी आपके घर के पास है वो भी लिख सकते हो या अपने मन से बना करके भी आप लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों, हम अपना घर साफ रखते हैं। ये दूसरी मुख्य चीज़ है कि हम जिस घर में रहते हैं, जिस घर में हम अपना पूरा दिन बिताते हैं, वह घर साफ सुथरा होना चाहिए और सुंदर होना, मतलब उसे हमें सुंदर बना करके रखना चाहिए, चीज़ों को व्यवस्थित रखना चाहिए। और साफ सफाई करने से गंदगी नहीं रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे और हमें रहने में भी अच्छा लगेगा। जो चीज़ हमारा घर सुंदर रहेगा, साफ रहेगा तो हमें रहने में भी अच्छा लगेगा। तो हम अपने घर की साफ सफाई भी रखते हैं। तो हम अपना घर साफ रखते हैं। उसके बाद आखिर हम 5 पॉइंट लिख रहे हैं, तो 5वां जो आखिरी वाक्य है उसमें कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे हमारा जो संबंध उस वस्तु से है वो आएगा। जैसे कि मुझे अपना घर अच्छा लगता है, तो हर आदमी को अपना घर सबसे अच्छा लगता है। तो घर ऐसी जगह है बच्चों जहाँ पे हम पूरे दिन कहीं पर भी रहें लेकिन लौट करके हम अपने घर ही आते हैं। तो शाम को लौट करके हम घर आते हैं या 2-4 दिन के लिए भी कहीं बाहर जाते हैं तो हम घूम फिर करके फिर घर पर ही आते हैं। इसलिए घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सभी को रहना अच्छा लगता है और हम सभी यहाँ पे वो कुछ पल अपने परिवार के साथ बिताते हैं और हम सुकून से रात को सो सकते हैं। इसलिए हमारा घर हमारे लिए, हम सभी के लिए बहुत प्रिय होता है। और यहाँ पर जब हम रहते हैं तो हम सुरक्षित भी महसूस करते हैं। हम कहीं पर भी हैं, हम उतने सुरक्षित महसूस नहीं करते। एक बार हम अपने घर पर वापस आ जाते हैं तो हमें लगता है जैसे कि हम सुरक्षित है। मतलब और सभी आप सभी जानते हो कि घर हम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप जानते हो कि जो घर है, जिस तरह से वस्त्र कपड़े हमारे शरीर को बाहर के धूल मिट्टी और गर्मी धूप से बचाता है, ठंड से बचाता है, बरसात से भी कपड़े बचाते हैं। कुछ ऐसे कपड़े भी हम पहनते हैं जो हमें बरसात से बचाते हैं। उसके बाद फिर जंगली मतलब मच्छर वगैरह कीट फतिंगों से भी हमें बचाते हैं। इसलिए इसी तरह से घर भी हमें तरह तरह के मौसम से बचाता है, जंगली जानवरों से बचाता है या कोई भी विषैले कीटाणुओं से मतलब कीट फतिंगों से बचाता है। जैसे आप ही सोचो कि अगर हम खुले में रहते तो हमें हमेशा डर रहता कि कोई कीड़ा मकोड़ा हमें काट लेगा या फिर हमारे सर के ऊपर छत बहुत ज़रूरी होती है। तो घर ऐसा विषय है जिसमें हम बहुत कुछ लिख सकते हैं और बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ बच्चों, एक अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए हमें पहले विषय के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम विषय के बारे में अच्छे से जानते हैं तभी हम एक अच्छा अनुच्छेद लिख पाते हैं। उसके बाद अगर थोड़ी देर उस पर हमें ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि किस तरह से हम जो पंक्तियाँ हमने लिखी कि जो लिख रहे हैं वो देख करके अच्छा लगे और एक अच्छा सा अनुच्छेद कहलाए। उसके बाद फिर हमें छोटे छोटे वाक्य, देखिए मैंने यहाँ पे आपको जो भी वाक्य लिखे हैं बहुत छोटे छोटे हैं और ऐसा कोई वाक्य नहीं जो आप नहीं जानते हो। ये सारी चीज़ें एक घर के बारे में हम सभी जानते हैं और बस हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसे किस तरह से लिखें कि पढ़ने वाले को अच्छा लगे और सरल भाषा में लिखें कि पढ़ने वाले को आराम से समझ में आ जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका हमें एक अच्छा अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों एक बार फिर हम पढ़ते हैं। हमने यहाँ पे हमारा पहला अनुच्छेद 1 मेरा घर के बारे में लिखा है और यह अनुच्छेद आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। तो आप किताब की तरह से भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अनुच्छेद कैसा लिखना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ऐसा ही लिखेंगे, कुछ आपको लगता है कि मैं किसी और तरीके से लिख सकता हूँ,
या लिख सकती हूँ, तो आप वैसा भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो अनुच्छेद ऐसा कोई चीज़, ऐसी कोई पॉइंट्स नहीं होते जो कि आप उसको बदल ना सके। आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यह है कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि भाषा सरल होनी चाहिए, पंक्तिबद्ध तरीके से होना चाहिए, और एक एक पंक्ति उसके मतलब जो जितनी ज़रूरी पंक्तियां हैं वो ऊपर से हमें शुरू करना चाहिए। सबसे पहली पंक्ति जो है बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि वो एकदम विषय से मिलता जुलता होनी चाहिए, और बहुत जो प्रमुख चीज़ होती है वो उसमें लिखना चाहिए। और उसके बाद फिर आखिरी में, जो आखिरी, पहला और आखिरी मैं बता रही हूँ, पहले में हम कुछ ऐसा चीज़ लिखते हैं जो कि उस विषय से मुख्य हो, और आखिरी में हम लिखते हैं जो हमारा संबंध या हमारे विचार जो उस चीज़ के बारे में होती है उसको लिख करके फिर हम उसे खत्म करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमें किसी भी विषय पे 5 वाक्य लिखने हैं, और छोटे वाक्य लिखने हैं, और जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हम वो सरल होना चाहिए। और इस तरह से बच्चों हम एक अच्छा सा सुंदर सा अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो इस तरह से आगे हम और भी कई अनुच्छेद लिखेंगे और अच्छा अनुच्छेद लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों इसे आप अपने कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।